डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डीएनपीजी कॉलेज हिसार। आज इस लेक्चर में हम जीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर जो डाटा यूज किया जाता है उसका अध्ययन करेंगे। वो डाटा स्पेशल डाटा है, उसके सोर्सेज क्या हैं, नॉन स्पेशल डाटा है या उसके सोर्सेज क्या हैं, डाटा का स्ट्रक्चर कैसा है, वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर है, रास्टर डाटा स्ट्रक्चर है, इसका अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले डाटा जीआईएस का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और डाटा जीआईएस का बैकबोन कहलाता है। डाटा जीआईएस की आत्मा भी कहलाता है, क्योंकि डाटा के बिना बाकी जो कंपोनेंट है वो यूजलेस है। वो तब तक रन नहीं करें होंगे जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा। और डाटा को प्राइमरी एसेट ऑफ जीआईएस भी कहा जाता है, प्राइमरी संपत्ति ऑफ जीआईएस है। तो जीआईएस के अंदर आंकड़ों की उपयोगिता के आधार पर जो ज्योग्राफिकल डाटा है उसको हम दो भागों में बांट देते हैं, स्पाशियल डाटा और नॉन स्पाशियल डाटा। स्थानिक आंकड़े और गैर स्थानिक आंकड़े, दो भागों में आंकड़ों की उपयोगिता के आधार पर आंकड़ों को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहले है स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा ऐसा डाटा होता है जो किसी भी लोकेशन से संबंधित होता है, लोकेशन को बताता है स्पेशल डाटा। ऐसा डाटा, ऐसे आंकड़े और ऐसी सूचनाएं जो किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन की फीचर्स या बाउंड्री को आइडेंटिफाई करती है, ऐसा डाटा स्पाशियल डाटा कहलाता है। और स्पेशल डाटा हमेशा कोऑर्डिनेट्स के रूप में स्टोर होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के रूप में वो डाटा स्टोर होता है। और जो स्पाशियल डाटा है वो पॉइंट, लाइन, पॉलीगन और पिक्सल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कहने का मतलब है कि वो रास्टर फॉर्म में भी हो सकता है और वो वेक्टर फॉर्म के अंदर भी डाटा हो सकता है। पॉइंट, लाइन, पॉलीगन और पिक्सल स्पाशियल डाटा दोनों स्ट्रक्चर के अंदर हो सकता है। और जो स्पेशियल डाटा है ये कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है और डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। कंटिन्यूअस फॉर्म जैसे किसी भी एरिया का स्लोप है तो वो कंटिन्यूअस फिनोमेना हो जाएगा। और डिस्क्रीट जो डाटा है वो जैसे किसी भी एरिया के अंदर हिल टॉप है तो जो ये हिल टॉप का जो मैप होगा वो डिस्क्रीट मैप होगा। अलग अलग हिल की जो चोटियां हैं, पहाड़ों की जो चोटियां हैं वो अलग अलग शो हो रहे हैं तो वो डिस्क्रीट मैप होगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कंटिन्यूस में जो फिनोमेना होता है उसको कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया जाता है, वो डाटा स्टोर होता है। तो ऐसा डाटा जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फॉर्म दोनों तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा डाटा स्पेशल डाटा होता है। और स्पेशल डाटा के अंदर स्पेशल रिलेशनशिप पाई जाती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ साथ और किस तरह के जो रिलेटिव पोजीशन है ऑब्जेक्ट्स की वो हमें पता चलता है। और जो स्पाशियल डाटा है हमें ये उस क्वेश्चन का भी आंसर देता है कि कोई भी लोकेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है। जैसे ये कोई अर्थ सरफेस का भाग है और इसके अंदर ये बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग का जो नाम होगा ये इसकी स्पाशियल इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ पर ये बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है। लेकिन वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी, लेकिन जहाँ पर ये एग्जिस्ट है वहाँ पर कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं हो सकती है। इसलिए ये लोकेशन, ये पॉइंट इस बिल्डिंग का स्पाशियल इंफॉर्मेशन होगा, लोकेशनल इंफॉर्मेशन होगा। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल डाटा। जो स्पेशल डाटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो लोकेशन के रूप में, ज्योमेट्री के रूप में और टोपोलॉजी के रूप में बता सकते हैं। जैसे लोकेशन के रूप में किसी भी स्थान का नाम हो जाएगा, पोस्ट कोड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएंगे, ग्रिड हो जाएंगे, उसके डिस्टेंस, दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है उसके अकॉर्डिंग भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये कुछ एलिमेंट्स है जो किसी स्थान की लोकेशन को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्री के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप है, उसका कोर्स कैसा है, हम उनके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ज्योमेट्री है उसको लोकेशन के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अंदर की जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह के एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, उसके नज़दीक कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, उसके आसपास कौन से ऑब्जेक्ट है, उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट, बैकवर्ड, किस तरह के ऑब्जेक्टों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो उस तरह का रिलेशन के द्वारा भी हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेशल डाटा है, स्पेशल डाटा या स्थानिक आंकड़ों को हम किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है पॉइंट के अंदर हम स्पेशल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर फीचर के अंदर, पॉलीगन फीचर के अंदर, या फिर पिक्सल के रूप में डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पिक्सल है। उसके बाद है सोर्स ऑफ स्पेशल डाटा। जो स्पेशल डाटा है हम उसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्पेशल डाटा को प्राप्त करने के दो स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। तो ऐसा डाटा हम स्कैनिंग माध्यम से कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं, जीपीएस कलेक्शन से ग्राउंड में जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, एरियल फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटाइजेशन। ये कुछ सोर्स है जो प्राइमरी डाटा सोर्स कहलाता है। उसके बाद सेकेंडरी डाटा सोर्स सेंसस डाटा है, पब्लिश्ड मैप है, रिपोर्ट है, चार्ट है, कोई फिगर है, एनआईसी सेंटर है जहाँ से हम डाटा ले सकते हैं, टोपोग्राफिकल इंटीग्रेटेड ज्योग्राफिक इनकोडिंग रेफरेंसिंग टाइगर जो साइट है, सोर्स है, वहाँ से हम सेकेंडरी डाटा सोर्स के रूप में स्पेशल डाटा को एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसे कौन सी साइट है जहाँ से हम जीआईएस का फ्री डाटा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ साइट है जहाँ पर जीआई से रिलेटेड जो डाटा है वो फ्रीली अवेलेबल है, जैसे नेचुरल अर्थ डाटा। यहाँ पर वेक्टर जीआईएस डाटा सेट प्राप्त होता है जो कल्चरल फिजिकल फीचर से संबंधित होता है। उसके बाद यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर है, इस पे ग्लोबल लैंड कवर डाटा पाया जाता है और बहुत सारे सैटेलाइट से संबंधित डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। ओपन स्ट्रीट मैप, इसके अंदर हाई स्पेशल रेजोल्यूशन कल्चरल वेक्टर डाटा अवेलेबल है। सीडैक है जहाँ पर नासा के सोशियो इकोनॉमिक और एप्लीकेशन सेंटर से संबंधित डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। ओपन टोपोग्राफिकल साइट यहाँ पर लिडार डाटा टाइप्स फ्रीली अवेलेबल है। दिव्या जीआईएस यहाँ पर ग्लोबल लेवल का जो कंट्री डाटा है, कल्चरल डाटा है, कंट्री लेवल का, ग्लोबल का, क्लाइमेटिक डाटा, वो हर तरह का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। यूएनपी इन्वायरमेंटल डाटा एक्सप्लोरर, एफएओ जियो नेटवर्क डाटा ब्राउजर, नासा अर्थ ऑब्जर्वेशन, आईएससीजीएम ग्लोबल मैप, भुवन पोर्टल, ई नक्शे पोर्टल। तो ये कुछ साइट है जहाँ से जीआईएस का डाटा है वो फ्रीली अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ई नक्शे पोर्टल से आप टोपोग्राफिकल मैप, टोपोग्राफिकल या टोपोशीट्स फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं ई नक्शे पोर्टल से। उसके बाद सेकंड है नॉन स्पेशल डाटा। नॉन स्पेशल डाटा जो हमारा स्पेशल डाटा था उस स्पेशल डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि वो जो स्पेशल डाटा है वो एग्जैक्ट में क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, वो डाटा नॉन स्पेशल डाटा कहलाता है। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्वांटिटेटिव रूप में भी हो सकती है और क्वालिटेटिव रूप में भी हो सकती है। और जीआईएस के अंदर जो स्पेशल डाटा है वो उस स्पेशल डाटा के साथ नॉन स्पेशल डाटा जीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर लिंक होता है, जो हमें ये बताता है कि जो एक्चुअल में जो स्पेशल डाटा है वो क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। इसलिए इस डाटा को हम नॉन स्पेशल डाटा को एट्रीब्यूट डाटा भी कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा भी कहते हैं। और जो नॉन स्पेशल डाटा होता है वो टेक्स्ट में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, नंबर के अंदर इंटीजर हो सकता है और रियल वैल्यू हो सकता है। इंटीजर मीन्स कि वो पूर्ण संख्या भी हो सकती है, रियल वैल्यू मीन्स कि वो दशमलव के अंदर भी वैल्यू हो सकती है। जैसे किसी भी पर्सन की हाइट है, एज है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो नॉन स्पेशल इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर जो बिल्डिंग है, हमने स्पेशल डाटा के अंदर ये डाटा लिया था कि स्पेशल डाटा है। अब नॉन स्पेशल इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इस बिल्डिंग के अंदर कितने रूम है, रूम कितने रूम्स हैं, कितनी स्टोरी है। तो उस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी जो इस बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं वो नॉन स्पेशल डाटा है। उसके बाद है सोर्स ऑफ स्पेशल डाटा। ये कोई भी पब्लिश्ड रिपोर्ट है, पेपर है, रिसर्च पेपर है, कोई टेक्स्ट फाइल है, सेंसस डाटा है, गवर्नमेंट पब्लिश डाटा है, फील्ड सर्वे है,
तो इन सब सोर्सेज से हम नॉन स्पेशल डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। अब नॉन स्पेशल डाटा किस किस मेथड के अंदर स्टोर किया जाता है, तो वो दो तरह से कर सकते हैं कि हम डाटा टाइप वो किस तरह का है, और मेजरमेंट स्केल के द्वारा हम स्पेशल डाटा के साथ नॉन स्पेशल डाटा को लिंक कर सकते हैं। डाटा टाइप में नंबर हो जाएगा कि वो इंटीजर है या रियल वैल्यू है, टेक्स्ट के रूप में है, डेट है, और भी बहुत सारे डाटा टाइप्स है जो नॉन स्पेशल डाटा के रूप में हो सकते हैं। मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग डाटा चार तरह से स्टोर किया जाता है: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल डाटा और रेशियो डाटा। नॉमिनल स्केल क्या है कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है उनके नेमिंग स्केल के द्वारा हम उस नॉन स्पेशल डाटा को फीड करते हैं। जैसे कंट्री है, कंट्री नेम है, ब्लॉक नेम है, स्टेट नेम है, जेंडर है, जैसे जेंडर मेल फीमेल, इस तरह से नेम के अकॉर्डिंग वो डाटा जब स्टोर किया जाता है तो उस तरह का स्केल है वो नॉमिनल स्केल कहलाता है। उसके बाद है ऑर्डिनल स्केल, कि जो डाटा है उसको रैंक के अकॉर्डिंग हम उस डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरह से जो डाटा स्टोर होगा वो ऑर्डिनल स्केल का डाटा होगा। उसके बाद है इंटरवल डाटा, वो एक रेंज के अंदर होता है डाटा, उस तरह का डाटा इंटरवल डाटा होता है, जैसे 1 to 10, 10 to 20, इस तरह का जो इंटरवल, इस तरह का जो डाटा होगा वो इंटरवल डाटा होता है। और रेशियो डाटा जो अनुपात के रूप में जो डाटा स्टोर होता है, वो जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है, इस तरह का डाटा है वो जो अनुपात के रूप में स्टोर होता है वो रेशियो डाटा होता है। तो ये चार तरह के स्केल है जिसके द्वारा हम नॉन स्पेशल डाटा को स्टोर करते हैं। इसके बाद है डाटा स्ट्रक्चर, की जो डाटा स्ट्रक्चर जीआईएस के अंदर यूज होता है वो दो तरह का होता है: वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर और रास्टर डाटा स्ट्रक्चर। पहले है वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर। वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर क्या है, जितने भी रियल वर्ल्ड की जो फीचर्स है उनको जीआईएस एनवायरनमेंट के साथ एक बेटर वे के अंदर प्रेजेंट करता है। जितने भी फीचर्स हैं उन फीचर्स को उनकी आकृति के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग एक्यूरेटली प्रेजेंट करता है वेक्टर डाटा। ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री है वो एक या एक से ज़्यादा वर्टेक्स से मिलकर बनी हुई होती है, और एक वर्टेक्स अर्थ सरफेस के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। और इस वेक्टर डाटा मॉडल के अंदर जितने भी अर्थ के फीचर्स हैं उनको हम पॉइंट, लाइन, पॉलीगन के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जो डाटा पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के अंदर रिप्रेजेंट होता है उसको हम वेक्टर डाटा कहते हैं। और जो ये रिकॉर्डिंग फीचर है पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के अंदर जो फीचर्स बने होते हैं या डिस्प्ले होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो विभिन्न प्रकार की अर्क और नोड से मिलकर बने होते हैं। इन अर्क और नोड के निर्माण से पॉइंट, लाइन और पॉलीगन्स का निर्माण होता है। और जो वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर है ये डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका मतलब है कि जो अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कहीं कहीं पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कोई रिवर है ये सिर्फ इसी पार्ट्स के अंदर है, तो इस रिवर को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डाटा है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर डाटा, की जो वेक्टर डाटा है उसको हम किस किस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट के अंदर, लाइन के अंदर उस डाटा को हम शो करते हैं, या फिर पॉलीगन के अंदर डाटा को शो करते हैं। तो पहला है पॉइंट स्ट्रक्चर। पॉइंट एक सिंगल नोड होता है और जीरो डायमेंशनल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो पॉइंट या सिंगल नोड होता है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे ये हर सरफेस है, यहाँ पर कोई फीचर्स है, ऑब्जेक्ट है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट जीरो डायमेंशन है और ये सिंगल नोड के रूप में अवेलेबल है। उसके बाद लाइन है। लाइन वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, दो नोड या दो से ज्यादा नोड एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट नोड है, इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा नोड अर्क के रूप में, ये जो एक दूसरे का कनेक्शन हुआ है इसको हम अर्क बोलेंगे। तो दो नोड जब एक अर्क के सहायता से जुड़े हुए होते हैं तो एक लीनियर फीचर्स का निर्माण होता है,
और ये वन डायमेंशनल होता है जो, और जैसे कोई लीनियर फीचर्स शो हो रहे हैं। उसके बाद पॉलीगन फीचर्स के अंदर जब 3 आर्क या 3 से ज्यादा आर्क एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और जो नोड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उस नोड का मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है, इस नोड के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब एक ही होता है तो एक पॉलीगन का निर्माण हो जाता है, और यह 2 डायमेंशनल होता है पॉलीगन। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ वेक्टर डाटा। वेक्टर डाटा को इजीली एडिट किया जा सकता है, और जो वेक्टर डाटा पॉइंट लाइन पॉलीगन के रूप में होता है, जिसकी वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज जो फाइल बनती है वेक्टर डाटा की, वो रास्टर डाटा की तुलना में कम स्पेस को एक्वायर करती है, तो लेस स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है वेक्टर डाटा के लिए। और ज्योमेट्रिकली ऑब्जेक्ट को शेप और साइज के अकॉर्डिंग वेक्टर डाटा है वो रिप्रेजेंट करता है एक्यूरेटली। प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर डाटा के अंदर, वो आसानी से कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर सकते हैं। नॉन कंटिन्यूअस डाटा कि जो नॉन कंटिन्यूअस डाटा है उनको रिप्रेजेंट करने में बहुत सहायक है वेक्टर डाटा। और जो भी नेटवर्क एनालिसिस है और मॉडलिंग है, उसका निर्धारण करने में वेक्टर डाटा बहुत हेल्पफुल है। कि जैसे कि हमें ये पता करना है कि किसी भी एरिया के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है ताकि हमारा टाइम बच जाए, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उसका नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए हमें वेक्टर डाटा की हेल्प लेनी पड़ेगी। नो जैगी एजेज कि जो वेक्टर डाटा या वेक्टर डाटा से प्रिपेयर्ड मैप होते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का जिग जैग या जैगिंग किनारे नहीं पाए जाते हैं। और वेक्टर डाटा के अंदर जो मैप प्रिपेयर्ड होते हैं वो एस्थेटिकली प्लीजिंग, उनको देखने में वो मैप हमें अच्छे लगते हैं, उस तरह के मैप वेक्टर डाटा से तैयार होते हैं, और टोपोग्राफिकल रिलेशनशिप को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है वेक्टर डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ वेक्टर डाटा, ये कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर नोड और वर्टेक्स की संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है उनको रीड करना आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। और वेक्टराइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है जो एक्सपेंसिव होते हैं। वेक्टर डाटा के अंदर हम कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर जो डाटा होता है, जैसे स्लोप है, हाइट है, हम उस तरह के फीचर्स को वेक्टर डाटा के अंदर शो नहीं कर सकते हैं। और जो ओवरले स्पेशल एनालिसिस होता है, ओवरले करना वेक्टर डाटा के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है, या होता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ओवरले के अंदर जैसे एक लेयर ये है, कोई रिवर है, और सेम एरिया का कोई रोड पैटर्न है, तो इन दोनों लेयर्स को ओवरले करना वेक्टर डाटा के अंदर डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद सेकंड है रास्टर डाटा स्ट्रक्चर। रास्टर डाटा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डाटा होता है, इसके द्वारा हम कंटिन्यूअस फीचर्स को शो करते हैं। और जो रास्टर डाटा है वो पिक्सल से बना हुआ होता है, और पिक्सल का एक ग्रिड का निर्माण होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी एरिया की। जब रास्टर डाटा हमारे पास होता है तो वो डाटा रो एंड कॉलम्स के रूप में हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है, और हर पिक्सल के अंदर 0 से 255 तक की वैल्यू होती है। 255 तक का जो कलर कम्बिनेशन है वो उस इमेजरी के अंदर या रास्टर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल होता है। और जितनी भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है, ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, भौगोलिक तत्व हैं इस धरातल पर, सभी को वो पिक्सल के द्वारा रास्टर डाटा के अंदर स्टोर किया जाता है। और इसमें पॉइंट लाइन पॉलीगन की तरह इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है। अगर कहीं पर एक पॉइंट के रूप में भी इंफॉर्मेशन है तो रास्टर डाटा के अंदर वो सिंगल पिक्सल के रूप में स्टोर होती है। लीनियर फीचर होगी रास्टर डाटा के अंदर, तो एक लीनियर अरेंजमेंट होगा पिक्सल के रूप में जो लीनियर फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। या फिर जब कोई एरिया और पॉलीगन हमें रास्टर डाटा के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो जो कंटिन्यूअस नेबरिंग पिक्सल होते हैं और जिनकी समान वैल्यू होती है, तो उनका जो समान वैल्यू होगा उसके द्वारा हम रास्टर डाटा स्ट्रक्चर के रूप में उस डाटा को शो करते हैं। जैसे ये ग्रिड है, ये
रो है और ये कॉलम का एक ग्रिड है। ये 4 खानेदार सेल के रूप में जो डाटा हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है, इसको हम राष्ट्रीय डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जो ये एक सेल है, इस एक सेल को हम पिक्सल को बोलते हैं और इस पिक्सल के अंदर वैल्यू होती है, वो वैल्यू 1 2 3 ये 255 तक हो सकती है। और जो ये वैल्यू होती है पिक्सल के अंदर, उस वैल्यू को उस पिक्सल का डीएन वैल्यू कहा जाता है या डिजिटल नंबर कहा जाता है। और डिजिटल नंबर उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को शो कर रहा होता है। जैसे हमारे पास ये रियल वर्ल्ड का डाटा है, ये कोई रिवर है, ये ट्री है, कोई वेजिटेशन है इधर, और ये कोई हाउस है या बिल्डिंग है। तो राष्ट्रीय डाटा स्ट्रक्चर कैसे होगा? जैसे ये राष्ट्रीय डाटा स्ट्रक्चर ग्रिड के रूप में होगा, रो एंड कॉलम का जो ग्रिड है। तो जो ये लीनियर फीचर है कि पिक्सल का लीनियर अरेंजमेंट हमें राष्ट्रीय डाटा के अंदर शो होगा। जैसे ये रिवर है, ये लीनियर अरेंजमेंट है, ये सेम वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए अगर यहाँ पर वैल्यू 2 है, तो ये पूरा इस पिक्सल का जो लीनियर अरेंजमेंट है, हर पिक्सल की वैल्यू ये 2 मिलेगी। तो पिक्सल की लीनियर अरेंजमेंट के रूप में ही हमें लीनियर फीचर्स प्राप्त हो जाता है। उसके बाद ये वेजिटेशन है, इधर ये ट्रीज है। तो मान लीजिए इन एक पिक्सल की वैल्यू 4 है, तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है इन एरिया की, तो यहाँ पर हर पिक्सल की वैल्यू 4 होगी, जिससे एक पॉलीगन का निर्माण हो जाता है। उसके बाद जो हाउसेज है, हाउसेज जैसे इस हाउस की संख्या मान लीजिए 7 है, इस पिक्सल की वैल्यू 7 है, तो ये भी हाउस से सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसकी वैल्यू भी 7 मिलेगी। तो इस तरह ये पॉइंट फीचर पिक्सल के रूप में हमें शो हो रहा है। ये हाउस पॉइंट के रूप में है, जो रिवर है वो हमें लीनियर फीचर के रूप में शो हो रही है, और ये पेड़ है, ये हमें पॉलीगन के रूप में शो हो रहा है। उसके बाद जो पिक्सल देखा हमने, पिक्सल का जो साइज होता है, उस साइज के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो निर्धारित होती है। जैसे एक पिक्सल का साइज 10 मीटर का है और एक पिक्सल का साइज 5 मीटर का है। तो जो 10 मीटर है और ये 5 मीटर है, ये रेजोल्यूशन भी कहलाता है। रेजोल्यूशन क्या होता है? किन्हीं भी दो ऑब्जेक्टों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, जिसके द्वारा हम उन ऑब्जेक्टों को अलग अलग आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो चीज रेजोल्यूशन कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक पिक्सल का साइज 10 मीटर है, मीन्स कि इस 10 मीटर के पिक्सल के अंदर एक इंफॉर्मेशन है। ये 5 मीटर रेजोल्यूशन है, जिसमें पिक्सल का साइज 10 मीटर का बिल्कुल आधा हो जाता है। तो ये 5 मीटर रेजोल्यूशन है। तो ये रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय डाटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे अगर पिक्सल का साइज स्मॉल है, पिक्सल का साइज छोटा है, तो उसके अंदर हाई रेजोल्यूशन होती है। अगर पिक्सल का साइज बड़ा है तो उसकी लो रेजोल्यूशन होती है। ये 10 मीटर के अंदर एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर के अंदर आइडेंटिफाई करता है, ये 5 मीटर के अंदर ऑब्जेक्टों को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर का कोई एरिया होगा तो हमें 2 ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और यहाँ जो एरिया है अगर 10 मीटर रेजोल्यूशन है तो एक ही ऑब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई होगा। और हाई रेजोल्यूशन है तो हाई स्पेशल फीचर स्पेशल एक्यूरेसी हमें स्मॉल साइज के अंदर शो होती है। लेकिन पिक्सल का साइज बड़ा है तो लो स्पेशल फीचर एक्यूरेसी है वो लो होती है। साइज अगर पिक्सल का छोटा है तो पिक्सल की संख्या है वो ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो डिस्प्ले है वो स्लोअर होता है। अगर पिक्सल कम है, साइज बड़ा है, तो फास्टर डिस्प्ले होता है। अगर डाटा हैवी है, पिक्सल की संख्या ज़्यादा है, तो स्लोअर प्रोसेसिंग होती है। जबकि पिक्सल साइज अगर बड़ा है तो फास्टर प्रोसेसिंग होती है। और पिक्सल की संख्या ज़्यादा है तो लार्ज फाइल साइज हो जाता है, और पिक्सल की संख्या कम है तो स्मॉल साइज की फाइल जनरेट होती है। तो सेल और पिक्सल के साइज के अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन भी डिसाइड होती है। अगर पिक्सल का साइज स्मॉल है तो वो हाई रेजोल्यूशन होगी, हाई रेजोल्यूशन है तो जो स्पेशल एक्यूरेसी है फीचर्स की वो हायर होती है, हम अलग ज़्यादा ऑब्जेक्टों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर लो रेजोल्यूशन है तो लो फीचर स्पेशल एक्यूरेसी होती है, जिसकी वजह से कम इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो पाती है। उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ राष्ट्र डाटा की। जो राष्ट्र डाटा के एलिमेंट्स है वो क्या क्या होते हैं? जो पिक्सल होता है या सेल होता है, उस सेल की वैल्यू क्या होती है, पिक्सल की जो सेंटर वैल्यू है उसको शामिल करते हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है इंटीजर के रूप में होती है,
उसके बाद है राष्ट्र बैंड की, जो राष्ट्र डाटा स्ट्रक्चर है वो सिंगल बैंड के अंदर है या मल्टी बैंड के अंदर है। सिंगल बैंड के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, मल्टी बैंड के अंदर कई बैंड्स का यूज करके ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन ली जाती है। स्पेशल रेफरेंस, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्रोजेक्शन क्या है, सेल का साइज क्या है कि उस रास्टर डाटा की रेजुलेशन क्या है जो उसके सेल के साइज को या पिक्सल के साइज को निर्धारित करती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ रास्टर डाटा स्ट्रक्चर। तो चार तरह का रास्टर डाटा स्ट्रक्चर है: रन लेंथ कोडिंग, सेल बाय सेल कोडिंग, क्वेट्री, टेसलेशन और ब्लॉक कोड। सबसे पहले है रन लेंथ कोडिंग। रो एंड कॉलम के रूप में जो रास्टर डाटा अवेलेबल होता है, तो उस रो एंड कॉलम के अंदर जहां जहां इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको रो के अकॉर्डिंग स्टोर किया जाता है, रो के अकॉर्डिंग कोड दे दिया जाता है जहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसे ये रो 1 है, रो 1 के अंदर कॉलम 3 और कॉलम 4 के अंदर इंफॉर्मेशन है, तो ये कोडिंग कर दी है इसकी। R2 R2 के अंदर कॉलम 3 के अंदर इंफॉर्मेशन है, तो 3 की कोडिंग कर दी है। इस तरह हर रो एंड कॉलम की कोडिंग होती चली जाती है और इस इंफॉर्मेशन को रास्टर डाटा के रूप में स्टोर करने की जो प्रोसेस है वो रन लेंथ कोडिंग कहलाती है। उसके बाद दूसरा है सेल बाय सेल कोडिंग। इसके अंदर जो डाटा है वो मैट्रिक्स के रूप में स्टोर होता है। इसके अंदर जो डाटा रो एंड कॉलम के रूप में हमें जो ग्रिड के रूप में रास्टर डाटा मिला है, उस रास्टर डाटा को रो 1 का जैसे डाटा है, इसके अंदर चाहे पिक्सल के अंदर सेल के अंदर वैल्यू है या नहीं है, हम सभी को कोडिंग करते हुए चलते हैं। जैसे R1 के अंदर जब R1 और जो कॉलम 1 है वहां पर वैल्यू नहीं है तो 0 कोडिंग कर दी है, जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ 0 कोडिंग कर दिया, जहाँ वैल्यू है और पिक्सल का जो नंबर है वो हमने कोडिंग के रूप में लिख दिया है। तो इस तरह सेल बाय सेल कोडिंग डाटा स्टोर होता चला जाता है। उसके बाद थर्ड है क्वेट्री, क्वेट्री टेसलेशन। क्वेट्री की जो ये श्रृंखला है रास्टर डाटा की जो संरचना है वो एक पेड़ की बात ही होती है, और इसके अंदर जो पिक्सल होता है उसको हम 4 भागों में बांटते हुए चलते हैं। क्वेड मीन्स 4। जैसे एक ये पिक्सल है, इस पिक्सल को हम 4 भागों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ये नोड है, ये पिक्सल का वैल्यू है, इसने हम इसको हमने 4 भागों में बांट दिया है। जैसे ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए, बी, सी और डी। तो उसके बाद जो 4 पार्ट्स बांट दिए हमने, उसके बाद फिर आगे हम 4 पार्ट्स के अंदर सब पिक्सल के अंदर और सब पिक्सल बनाते हुए चलते हैं। और इस तरह जैसे जिस पिक्सल के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उन उन पिक्सल का आगे सब डिवीजन नहीं होता है, वो इस क्वेट्री टेसलेशन से बाहर हो जाते हैं, जिसको नोड आउट कहा जाता है। और जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जिसका पार्टीशन और छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए और पार्टीशन होता चलता जाता है, उस नोड को हम नोड इन कहते हैं। तो इस तरह जैसे जैसे ये जो श्रृंखला है ये 1, 4, 16, 64 इस तरह से ये पार्टीशन आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद है ब्लॉक कोड। इसके अंदर जो डाटा है वो ब्लॉक मैट्रिक्स के रूप में स्टोर होता है। जो डाटा ग्रिड के अंदर हमें मिला है, रो एंड कॉलम के अंदर जो डाटा प्राप्त हुआ है, उसके अंदर जो सिमिलर ऑब्जेक्ट है उनको ब्लॉक के अंदर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा होगा, जैसे 16 बाई 16 का एक बड़ा ब्लॉक हो सकता है, लेकिन इस फीचर्स के अंदर 3 बाई 3 का एक मेजर ब्लॉक है। जैसे 3 बाई 3, 2 बाई 2, 4 बाई 4, 5 बाई 5, इस तरह ब्लॉक कोड को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लॉक 3 बाई 3 का है, तो ये पहला ब्लॉक हो गया है। उसके बाद 2 बाई 2 के 2 ब्लॉक हैं, जैसे ये है और ये है 2 बाई 2 के। उसके बाद 1 बाई 1 का है, एक रो एक कॉलम। तो इस तरह हमने पूरे जो रास्टर डाटा है उसको ब्लॉक के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया है। तो जो पहला ब्लॉक है उस ब्लॉक का साइज 9 है, मीन्स 3 बाई 3 का ये एक ब्लॉक है, और ऐसे ब्लॉक एक ही है। और उसके कोऑर्डिनेट कॉलम फर्स्ट जो अपर जो कॉलम और रो होता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। जैसे 5 कॉलम है और 2 रो है।
तो इसी तरह जो 2x2 के 4 पिक्सल हैं और ऐसे ब्लॉक 2 हैं, उनके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जैसे ये 4 और ये 5, 4 और 5, तो इसका हो जाएगा 6 और 5, 6 और 5। तो इस तरह ब्लॉक कोड के रूप में डाटा है वो डाटा स्टोर होता है। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ रास्टर डाटा। जो रास्टर डाटा है ये सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई भी वर्टेक्स नोड नहीं होते, पिक्सल के रूप में डाटा स्टोर होता है, इसलिए सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है। और रास्टर डाटा के अंदर जितने भी सरफेशियल ऑब्जेक्ट है उनको कंटिन्यूअस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने की क्षमता रास्टर डाटा के अंदर होती है। जैसे किसी भी स्थान का जो स्लोप है, ढाल है, ऊंचाई है, उन कंटिन्यूअस फॉर्म को रास्टर डाटा के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो पॉइंट रूम में हो, चाहे लाइन लीनियर फीचर में हो या पॉलीगन फीचर में हो, सबको वो यूनिफॉर्मली पिक्सल के रूप में स्टोर करता हुआ चलता है। और जो रास्टर डाटा के अंदर ओवरले कैपेबिलिटी है रास्टर डाटा की, वो पॉसिबल है। ओवरले हो सकता है इजिली, अलग अलग थीमेटिक या अलग अलग एरिया की थीमेटिक इमेजरी होती है, उनको हम एक दूसरे को ओवरले करके उनको मर्ज कर सकते हैं। और जो राष्ट्र डाटा है, उन राष्ट्र डाटा का जो कंप्यूटेशन है, उनकी गणना है राष्ट्र डाटा की, उनकी आसानी से और बहुत तेज गति से होती है। और राष्ट्र डाटा स्ट्रक्चर का जो प्रोग्राम है उसको राइट करना भी इजी होता है। और जो राष्ट्र डाटा है दूसरे इमेजरीज के साथ, एक इमेजरी का दूसरे इमेजरी के साथ इंटीग्रेशन है वो आसानी से हो जाता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे जो नेटवर्क डाटा स्ट्रक्चर है, ये नेटवर्क एनालिसिस है, वो डिफिकल्ट होता है राष्ट्र डाटा के अंदर। और जो राष्ट्र डाटा है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, और रेजोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, फाइन होता चला जाएगा, सेल का साइज रिड्यूस होता चला जाता है, और जितने ज़्यादा सेल होंगे उतना ज़्यादा ही उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और जिस कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है उसकी जो डिस्क स्पेस है वो भी बढ़ानी पड़ती है। और जो राष्ट्र डाटा है इसके अंदर जो एक्यूरेट लोकेशन है उसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। मान लीजिए ये 10 मीटर का एक रेजोल्यूशन का एक पिक्सल है, तो इसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को निर्धारित करना चाहे, जो 10 मीटर के अंदर उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। और इस राष्ट्र डाटा के अंदर टोपोलॉजी निर्धारण करना भी मुश्किल होता है। उसके बाद है राष्ट्र डाटा कुछ फाइल फॉर्मेट है, जैसे बीएमपी है, डॉट बीएमपी, तो बिटमैप, डॉट पीसीएक्स, पेंट ब्रांच, डॉट टिफ, टैग इंटरलीव फॉर्मेट, डॉट जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, डॉट जीआईएफ, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, डॉट पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, डॉट पीएसडी, एडोब फोटोस्टॉप, डॉट सीपीटी, कोरल फोटो पेंट। इसके बाद रास्टर और वेक्टर डाटा के अंदर कुछ डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम इस टेबल से देखेंगे। तो कुछ प्रोसेसेस है जिसके द्वारा हम वेक्टर डाटा और रास्टर डाटा के बीच में क्या डिफरेंस है उनका पता करेंगे। जैसे पहला है डाटा कैप्चरिंग। तो जो वेक्टर डाटा है, वेक्टर डाटा के अंदर जो आंकड़े प्राप्त करते हैं, डाटा कैप्चरिंग है, वो स्लो प्रोसेस होती है, जबकि जो रास्टर डाटा है वो फास्ट प्रोसेस होती है। किसी भी एयरक्राफ्ट से या सैटेलाइट से हम किसी भी एरिया की जो इमेज है या फोटोग्राफ्स है वो फास्टली प्राप्त हो जाता है, जबकि रास्टर डाटा से वेक्टर डाटा के अंदर जो कन्वर्जन होता है वो एक स्लो प्रोसेस होती है। उसके बाद सेकंड है डाटा स्टोरेज। तो जो वेक्टर फाइल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, जबकि जो रास्टर डाटा का जो फाइल है रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वो लार्ज होता चला जाता है। तो वेक्टर डाटा की फाइल को स्टोर होने के लिए कम स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जबकि रास्टर डाटा की फाइल को स्टोर होने के लिए लार्ज स्टोरेज की आवश्यकता होती है। उसके बाद ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो जो वेक्टर डाटा है पॉइंट लाइन पॉलीगन के रूप में होता है, तो ग्राफिकली हम ऑब्जेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो ये गुड क्वालिटी है वेक्टर डाटा की, जबकि रास्टर डाटा की एवरेज क्वालिटी है। एस्थेटिकली प्लीजिंग रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर डाटा के अंदर, कि जो वेक्टर डाटा के अंदर ऑब्जेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो देखने में लुभावना होता है, जबकि वेक्टर डाटा के रास्टर डाटा के अंदर ऐसा
नहीं है। उसके बाद जो डाटा स्ट्रक्चर है, वेक्टर डाटा के अंदर जो नोड्स और आर्क बहुत ज़्यादा यूज हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा फाइल्स के रूप में जनरेट हो जाते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर हो जाता है। जबकि जो रास्टर डाटा है वो पिक्सल के रूप में होता है, जिसकी वजह से वो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर होता है। ज्योमेट्री, वेक्टर डाटा के अंदर जो फीचर्स शो होती है वो हाई एक्यूरेट ज्योमेट्री होती है, उनकी शेप साइज बिल्कुल एक्यूरेट होती है। जबकि रास्टर डाटा के अंदर वो पिक्सल के रूप में होती है, जिसके अंदर रास्टर डाटा के अंदर जो ज्योमेट्री है ऑब्जेक्ट्स की वो लो, बिल्कुल लो होती है। नेटवर्क एनालिसिस वेक्टर डाटा के अंदर बहुत अच्छे तरीके से होता है, बेस्ट तरीके से होता है, जबकि रास्टर डाटा के अंदर बहुत पुअर होता है नेटवर्क एनालिसिस। उसके बाद है एरिया एनालिसिस। एरिया एनालिसिस वेक्टर डाटा का पुअर होता है, ये गलत लिखा गया है, ये चेंज हो जाएगा ऐसे। तो जो एरिया एनालिसिस है वेक्टर डाटा के अंदर पुअर होता है, जबकि रास्टर डाटा के अंदर एरिया एनालिसिस है वो अच्छे तरीके से होता है। ओवरले ऑपरेशन वेक्टर डाटा का बहुत डिफिकल्ट होता है, जबकि इमेजरी का एक दूसरी इमेजरी के ऊपर ओवरले आसानी से हो जाता है। उसके बाद है इनहेंसमेंट, जो लाइन, पॉलीगन और पॉइंट के अंदर जो डाटा हमें प्राप्त हो गया है उसको हम इनहेंस नहीं कर सकते, जबकि रास्टर डाटा को इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक के अंदर, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर उसको इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी वेक्टर डाटा के द्वारा एफिशिएंट तरीके से प्रेजेंट होती है, जबकि रास्टर डाटा के अंदर अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये डाटा से संबंधित जो लेक्चर था आपका समाप्त हो गया है।